तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, ठीक है। अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हो, और क्लास स्टार्ट होगा तो म्यूट कर देना, नॉइस क्रिएट होता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में जिन लोगों ने किया होगा तो हम लोग यूनिट वेक्टर तक डिस्कस किए थे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लिए थे। सर जो पढ़ाए थे, जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन वेक्टर देखे थे, और ये देखे थे कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है एज वेल एज वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ठीक है, हाँ फुल स्क्रीन है। तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है एज वेल एज कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है। फिर हम लोग क्या देखे, फिर हम लोग देखे कि कंपोनेंट में रिजॉल्व करना देखें कि हम लोग वेक्टर को कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई कंपोनेंट में 2 डायमेंशन में हम लोग एक्स और वाई रिजॉल्व किए थे। तो आज हम लोग यूनिट वेक्टर्स को आगे पढ़ते हैं और यूनिट वेक्टर कुछ क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग डायरेक्शंस कोसाइंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, डायरेक्शंस कोसाइंस। जो हो गया वेक्टर का थर्ड रिलेशन। ठीक है, तो जैसे पिछले क्लास में लोग क्या डिस्कस किए थे कि यदि कोई वेक्टर, सपोज ध्यान से देखना, ठीक है, कोई क्वेश्चन भी देंगे सॉल्व करने के लिए, उसको ट्राई करना सॉल्व करने, कॉपी पेन लेके बैठो। तो हम लोग क्या देखे थे, इसको समझो। हम लोग देखे थे कोई भी वेक्टर अगर लेते हैं, ठीक है, ये एक वेक्टर का सपोज कोई वेक्टर ए है, हम लोग क्या देखते हैं कि यूनिट वेक्टर को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। यूनिट वेक्टर ए हम लोग डिफाइन करेंगे वेक्टर बाई, सर थोड़ा सा कस के बोलिए ना। कस के, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे यूनिट वेक्टर तक, ठीक है। और हम लोग क्या देखे थे कि यूनिट वेक्टर को डिफाइंड कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को डिफाइंड कैसे करते हैं, आवाज आ रहा ना। हाँ सर। कैसे डिफाइन करते हैं किसी वेक्टर को, अगर ठीक है उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। एग्जांपल क्या लिया, अब देखो इसी वेक्टर ए को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ए कैप और मॉड ऑफ ए, यानी कि ये तुम्हारा क्या बताता है, ये बताएगा डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, इस ए वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है, और ये इस वेक्टर का क्या बताता है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ठीक भी है, वेक्टर को हम लोग इसी तरह डिफाइन भी करते हैं कि वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लिए थे क्या, कि मान लो सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, मान लो सपोज 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए के डायरेक्शन पे, मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, किस डायरेक्शन पे, वेक्टर ए के डायरेक्शन पे लग रहा है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे इस फोर्स को, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे 10 इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या है इसका, ए कैप इसका डायरेक्शन है। ठीक है, ए का यूनिट वेक्टर ए कैप हो गया। हम लोग बोलेंगे कि इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम लोग बोलेंगे इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ए के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का बहुत ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन है। तो एक छोटा सा सवाल लेते हैं हम लोग समझने के लिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ध्यान से सुनो, बहुत बहुत सिंपल है। तो जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया, ठीक है, क्या पूछा गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, ऑफ ए कितना है, ये वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, सपोज 2i कैप, ठीक है, प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये पे वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, इसका हम लोग को यूनिट वेक्टर निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप को कैसे डिफाइन करेंगे, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का रूट ओवर हो जाएगा 2 स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, सपोज ये a1 a2 a3 है। ठीक है, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, इस तरह जो कोफिशिएंट यहाँ दिख रहा है, x कंपोनेंट में, y कंपोनेंट में, z कंपोनेंट में। ठीक है, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ax का स्क्वायर ay का स्क्वायर और az का स्क्वायर।
तो यहाँ पे x क्या है, x 2 है, ay 3 है और z 2 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 4 9 और 4, ठीक, तो रूट ओवर 17 हो जाएगा, रूट 17। तो रूट 17 हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अब इस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ए कैप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या था हम लोग का, वेक्टर ए बाई मॉड ऑफ ए, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, वेक्टर कितना दिया हुआ है, वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और हमारा जो मैग्नीट्यूड है कितना आया, यह आ गया रूट ओवर 17। तो ये हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं, यूनिट वेक्टर है। तो इस एक यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई रूट 17। तो पूरे का मैग्नीट्यूड हम लोग यहाँ पे वेक्टर का निकाल दिए जो कि 17 आया, और इस तरह यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर लिए, ठीक है। एक और सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था इसको समझने के लिए, तो कॉपी पेन लेके बैठो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है खुद से बनाओ, हम भी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे इन सबको समझते हुए प्रॉब्लम की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन 2 में बोला गया फाइंड द, ठीक है, यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, ठीक, सॉल्व करते रहो, ऑफ a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, वेयर, जहां पे a दिया हुआ है हम लोग को, a दिया हुआ है कितना, a दिया हुआ है 2i कैप, 2i कैप दिया हुआ है, और माइनस है ये, ठीक है, ये माइनस है, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप दिया हुआ है a, और b दिया हुआ है, हम लोग को 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक। हम लोग को निकालना है यहाँ पे a प्लस बी का एक यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम लोग मान लेते हैं c मान ले रहे हैं, r मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब यूनिट वेक्टर है तो डायरेक्ट हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के टर्म में है। p कितना है हम लोग का, 3i कैप माइनस 2j कैप, ठीक है, और है माइनस 2k कैप। तो यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा वो हमको क्या देगा, वो देगा वेक्टर सी। यहाँ से हमको वेक्टर सी कितना मिल जाएगा, वेक्टर सी मिल जाएगा कितना हुआ, 2 और 3 5i कैप हो गया, ठीक है, और क्या हो गया माइनस j और माइनस 2 माइनस 3 हो गया j कैप, और यहाँ पे कितना हो गया 3 और माइनस 2 प्लस k कैप हो गया, ठीक है। तो ये सी आ गया। तो अभी क्या करोगे तुम, इस सी का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके लिए तुम्हें सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, है ना, सी का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा सी का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देख रहे हो सी का मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। सी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, रूट ओवर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकाल के देखो कितना हो गया, 25, सॉरी ये 25 प्लस 9 और प्लस यहाँ पे 1, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है ये आ रहा है 35। तो 35 हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी। तो अभी हमको क्या निकालना है, सी कैप निकालना है। यूनिट वेक्टर ए प्लस बी का वही सी कैप हुआ, क्योंकि ए प्लस बी को सी माने थे हम लोग। तो वेक्टर कितना था यहाँ पे, कितना आया था, यह आया था 5 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर 1 होगा, लेकिन यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, डिवाइड बाई कितना, रूट ओवर 35, ठीक है। इसका मॉड निकालो तो ऑब्वियसली 1 ही आएगा, रूट 35 बाई रूट 35। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये हो गया यूनिट वेक्टर। यही हम लोगों से पूछा था, a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालिए, ठीक। तो होपफुली समझ में आ गया होगा ये सब चीज, बहुत बेसिक सा बात है। अगर कहीं डाउट है तो पूछो। एक आगे और एक सवाल करते हैं, इसको खुद से कॉपी पेन लेके खुद से भी सॉल्व करते रहो। देखो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है, ए कैप बाई ए किए हम लोग, यूनिट वेक्टर ए कैप निकाले, और दूसरा में हम लोग ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकाले हैं। चलो तीसरा एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तीसरा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसको भी तुम लोग मेरे साथ साथ सॉल्व करो कॉपी में, ठीक। इसमें क्या दिया गया है बता रहे हैं, इसमें दिया गया है, ठीक है, इसमें दिया गया है, लिखो गिवन
इसमें दिया गिवन a इक्वल टू 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो बोला गया कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी। हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। सी कितना होगा यदि इफ ए जो है वो क्या हो, ए इज अ यूनिट वेक्टर। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो सी का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कीजिए, ये पूछा गया। तो कैसे करोगे, देखो ए का क्या बोले, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वन होगा। ए कैप तो निकाल सकते हैं यहाँ पे 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप प्लस सी का जो वैल्यू आएगा डिवाइड बाई रूट ओवर 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर प्लस सी का जो वैल्यू होगा उसका स्क्वायर करके ए कैप निकाल सकते हो। बट तुमको पता है, जैसे पिछले क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था सर मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर वन होता है। ठीक है, ऑब्वियसली वन होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, रूट ओवर अगर यहाँ पर हम लोग एक्स का स्क्वायर करें, ठीक है, ए वाई का स्क्वायर करें, एक्स ए वाई ए जेड ये सब हो गया, प्लस ए जेड का स्क्वायर करें, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे तो कितना आना चाहिए, वन आना चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। ठीक, तो यदि हम लोग क्या करें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे तो हमको एक्स का वैल्यू पता है कितना होगा 0.3 का स्क्वायर। ठीक है, ए वाई का वैल्यू कितना होगा 0.4 का स्क्वायर और ए जेड का वैल्यू क्या होगा, ए जेड का वैल्यू होगा 6 इक्वल टू योर 1। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक है, ठीक है, माइक ऑन है तो ऑफ कर दो क्योंकि नॉइज आ रहा है। अगर डाउट है तो पूछो। ठीक है, यदि कोई डाउट यहाँ तक है तो पूछो। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन तो बता रहे अभी। 0.09 ये होगा 0.16 और सी स्क्वायर में निकालना है 1। तो यहाँ पे सी स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 1 माइनस 0.25। ठीक है, 0.16 प्लस 9 0.25, तो सी स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.75। ठीक, तो सी कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका रूट ओवर कर दो 0.75, तो ऑलमोस्ट ये आएगा 0. स्क्वायर करोगे तो 0.87 के आसपास ही आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे आंसर जो पूछा गया था, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ। तो होपफुली ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस तरह प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के सवाल से, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे भी आएंगे। आराम से धीरे धीरे करो, कॉन्सेप्ट्स धीरे धीरे सीखो, उसको यूज करते रहो, बहुत ज्यादा यूज होगा वेक्टर का। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ बोला गया कार इज मूविंग। अच्छा, माइक किसी का ऑन होगा तो बंद कर दो, म्यूट कर दो। तानिया चौहान, अच्छा माइक ऑन होगा तो, क्योंकि यहाँ पे नॉइस क्रिएट हो रहा है थोड़ा। अगर कोई डाउट होगा तो एक एक करके ऑन करके पूछ सकते हैं, 1 by 1, क्योंकि यहाँ पे बहुत नॉइस क्रिएट हो जाता है तो बाकी लोग को डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, जिसको भी डाउट होगा एक करके आराम से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से, बहुत टाइम हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कार इज मूविंग, ठीक है, इन डायरेक्शन आर इक्वल टू, वेक्टर आर इक्वल टू दिया गया है -4 i प्लस 3 j कैप with speed of तुम लोग भी कॉपी में नोट डाउन करते रहो क्वेश्चंस को, विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, राइट द वेलोसिटी वेक्टर, क्या पता करना है, राइट द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक, ऑफ अ कार, उस कार का वेलोसिटी वेक्टर बताइए। ठीक है, इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन, इन द यूनिट वेक्टर नोटेशन।
ठीक है, द यूनिट वेक्टर नोटेशन। सवाल है कार मूव कर रहा है, ठीक है, इन अ डायरेक्शन आर इक्वल टू दिया गया है 4 - 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, जो कि विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो इस वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर लिखिए, ये सवाल है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दे रहे हैं, पहले इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस वेक्टर को। तो देखो यहाँ पे लोग y लिख दिए, ठीक है, ये हमारा x हो जाएगा। तो इधर क्या होता है, इधर होता है प्लस जे कैप हो जाएगा, है ना, इधर क्या हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा डायरेक्शन, इधर y डैश की तरफ, इधर हो जाएगा आई कैप हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर x के लोग, और माइनस x एक्सिस के लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो एक पोजीशन वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आर कैप दिया हुआ है, सपोज आर कैप दिया हुआ है ना, आर कैप दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है -4 आई कैप। तो यहाँ पे कहीं पे मान लो 4 आई कैप है, यहाँ पे कहीं पे 4 आई कैप ऐसे, ठीक है, 4 यहाँ कहीं होगा, एक्स का -4, और कितना है +3 जे कैप। तो ये वाला कितना दिया है +3 जे कैप, तो ये हो जाएगा -4 आई कैप और ये हो जाएगा +3 जे कैप। तो ऐसे हम लोग इसको पहले ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लिए, बहुत सिंपल है, रिप्रेजेंट कर लिए। अब देखो इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं इस पोजीशन वेक्टर का, ठीक है, क्योंकि हमको वेलोसिटी वेक्टर चाहिए। तुमको पता होगा कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है ना, इसको खाली मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। तो हमको क्या पता करना पड़ेगा, हम लोगों को पता करना पड़ेगा कि उस स्पीड का डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम लोगों को यूनिट वेक्टर चाहिए, क्योंकि वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज विद डायरेक्शन। तो यहाँ पर लोग आर कैप निकाल रहे हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, ये है -4 आई कैप +3 जे कैप, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड को लिख दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर +3 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लो जल्दी से। तो -4 ये कितना हो गया 16 और 3 मतलब 16 9 25 मतलब 5 हो गया है ना। तो -4/5 आई कैप हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/5 3/5 जे कैप हो जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया, यानी हम लोग डायरेक्शन फाइंड कर लिए। तो अब हम लोग आराम से वेलोसिटी वेक्टर को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ कार इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी वेक्टर है, इसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए हम लोग को, तो मॉड ऑफ v लिख दिए। और क्या चाहिए हम लोग को, डायरेक्शन चाहिए, जो कि आर कैप की तरफ है, डायरेक्शन ठीक है, आर कैप हो गया डायरेक्शन इसका। अब हम लोग इस वेलोसिटी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नीट्यूड हम लोग को 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज 10 मीटर पर सेकंड, और हम लोगों ने डायरेक्शन निकाल लिया, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या देता है, डायरेक्शन देता है। 4 -4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप, ठीक है। तो यानी कि वो गाड़ी जो है, कार जो है, वो 10 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से या फिर वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैग्नीट्यूड हम लोग देख लिए, दिस गिव्स अस मैग्नीट्यूड, ये दिया हुआ था सवाल में। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्शन को फाइंड आउट किया, ठीक। तो इसी तरह कुछ कुछ सवाल जो यूनिट वेक्टर का बनेगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन और भी सेंड कर देंगे, और तुम लोग सॉल्व करना है ऐसा प्रॉब्लम। कहीं पे भी डाउट होगा तो आराम से इसको पूछना, कहीं पे कोई डाउट होगा तो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं अभी, ध्यान से देखना, इसे नोट डाउन कर लो। 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग 3 डायमेंशन का अप्रोच देखेंगे, ठीक है, 3 डायमेंशन में कैसे रिजॉल्व करते हैं। कोई डाउट किसी को? हाँ सर ये मल्टीप्लाई क्यों लिखी, बोलो, कोई डाउट है? सर यहाँ पे ये 10 into क्या? सर मल्टीप्लाई क्यों लिखी यहाँ पे, तुम्हारा आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रहा, तो जोर से बोलो। सर शायद सर यहाँ पे 10 से into लिखी यहाँ पे, यहाँ पे 10 मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, सर into क्यों नहीं लिखी यहाँ पे, क्या किया, मल्टीप्लाई इनटू नहीं, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया सर। हाँ ठीक है, वो कर सकते हो, 40/5 आई क्या आगे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अगर दिखा इसलिए ऐसा लिख दिए, सॉल्व कर सकते हो आगे भी। 10 मतलब 40/5 आई कैप प्लस 30/5 जे कैप करके उसको सॉल्व करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इंटू करके भी लिख सकते हो, इसको इंटू कर दोगे तो 40/5 आई क्या, ठीक है, बाई प्लस 30/5 जो क्या, फिर कैंसिल आउट कर देना, 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना 6 हो जाएगा, ठीक है, लिख सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये बस दिखाया कि मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन ये है, तो एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, आगे भी सॉल्व कर सकते हो। ओके ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं अब, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, फिर से कहीं डाउट होगा तो पूछना, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे 3 डायमेंशन पे, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन में देखते हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं, देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन, ठीक है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, ये टॉपिक को नोट डाउन कर लो जल्दी से कॉपी में, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लोग 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड एक्सिस ले रहे हैं, कि हम लोग जेड ले लिए, सपोज ये हम लोग वाई ले लिए, कैसे भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी को मान इधर एक्स लेने का तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए, रैंडमली कैसे भी ले सकते हैं, ये हम लोग ले लिए क्या, एक्स एक्सिस ले लिया, ठीक है। सपोज हम लोग ये जो वेक्टर है आर वेक्टर यहाँ पे, इसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं, इसको हम लोग रिजॉल्व करना चाहते हैं 3 डायमेंशन पे, ठीक है, 3 डायमेंशन रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो क्या इसके लिए लिख पाएंगे, ऑब्वियस सा बात है, इस आर को हम लोग कैसे लिखेंगे, जो हमारा आर होगा यूनिट वेक्टर, तो आर का एक कॉम्पोनेंट एक्स की तरफ होगा ना, जैसे हम लोग 2 डायमेंशन में क्या लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो उसी तरह आर का एक एक्स कॉम्पोनेंट होगा आर एक्स, तो क्या लिखेंगे आर एक्स आई कैप, एक वाई कॉम्पोनेंट होगा क्या, आर वाई जे कैप हो जाएगा, और एक जेड कॉम्पोनेंट होगा क्या, आर जेड के कैप हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा हम लोग का आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर, तो हम लोग को मैग्नीट्यूड दे देगा, ठीक। तो मान लो डायग्राम में ध्यान से देखना, मान लो कि अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे एफ हम यहाँ पे लिख देते हैं, एफ अल्फा बीटा एंड सपोज गामा आर द एंगल, डायग्राम में हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, आर द एंगल which R makes, ठीक है, which R makes the direction of, किस डायरेक्शन में बनाएगा एंगल, डायरेक्शन ऑफ आई कैप कॉमा जे कैप एंड के कैप रेस्पेक्टिवली, ठीक है, के कैप रेस्पेक्टिवली, तीनों में एंगल बना रहा अल्फा बीटा और गामा, तो हम लोग इस डायग्राम का भी दिखाते हैं, तो x क्या बना रहा है आर के साथ, x आर के साथ बना रहा है अल्फा, ठीक है, y क्या बना रहा है, y बना रहा है यहाँ पे बीटा, ठीक है, j कैप बना रहा है बीटा, k कैप बना रहा है गामा, ठीक है, और x बना रहा है क्या, सपोज ये अल्फा बना रहा है, ठीक है, ये r के साथ एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखो, अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे आर एक्स का जो कॉम्पोनेंट है ये मिल जाएगा आर कॉस अल्फा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री से दिख रहा है डायग्राम पे, तो उसी तरह हम लोग अगर आर वाई को रिजॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आर कॉस बीटा मिल जाएगा, इसी तरह अगर हम लोग आर जेड को रिजॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, आर कॉस गामा मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो इस ध्यान देना, इसी को बोलते डायरेक्शन कोसाइन, इसको याद रखना है, बहुत इसका यूज होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सो दैट हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग कॉस अल्फा को क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा आर एक्स, ठीक है, आर एक्स हो जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आर का, ठीक है, आर एक्स मतलब एक्स कॉम्पोनेंट के तरफ का जो एक्स कॉम्पोनेंट का लोग लिख रहे हैं, और साथ में क्या लिख रहे हैं, डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो आर एक्स बाई इसका मैग्नीट्यूड, तो आर एक्स को तुम आर एक्स रहने दो यहाँ पे, और मैग्नीट्यूड को तुम क्या लिख रहे हो, यहाँ पे देखो ऊपर लिखे हैं, क्या हो जाएगा, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, आराम से नोट डाउन करते रहो, ठीक है। कॉस अल्फा हो जाएगा ना, यहाँ पे कॉस अल्फा हो जाएगा आर एक्स बाई
मॉड ऑफ आर एक्स मतलब एक्स के एक्स कॉम्पोनेंट की तरफ आर का वैल्यू, ठीक है, बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है आर एक्स स्क्वायर रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली तुमको और बोले, अब तुम खुद से भी लिख पाओगे, सिमिलरली तुमको और बोले कि तुम कॉस बीटा लिखो, तो कॉस बीटा तुम क्या लिख दोगे यहाँ से, यहाँ तुम दिख रहा होगा कॉस बीटा, यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, ये लिखोगे आर एक्स सॉरी आर वाई लिखोगे ना, आर वाई बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर लिखोगे, तो क्या हो जाएगा आर वाई और मैग्नीट्यूड ऑफ आर कितना हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं कॉस गामा, कॉस गामा क्या लिख देंगे आर जेड बाई मॉड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा आर जेड, ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर जेड का स्क्वायर, ठीक। इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी। इन सबको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखो एक और बात याद रखना, ठीक है, ये प्रूफ से आएगा, इसको तुम कर भी सकते हो सॉल्व, बट जरूरत नहीं करने का, ये बस याद रखना, देख भी सकते हो, चेक करोगे तुरंत देख सकते हो, ठीक है, दिख ही रहा होगा स्क्रीन पे। तो कॉस स्क्वायर अल्फा करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर बीटा करेंगे और प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे ना, तो इसका वैल्यू आएगा 1 के इक्वल, ठीक है, ये वैल्यू कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा करेंगे अगर, तो ये तुम्हारा 1 के इक्वल आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना, ठीक है, ये आएगा 1 के इक्वल। और हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक। हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे हेयर, इसको नोट डाउन कर लो, हेयर कॉस अल्फा, ठीक, कॉस अल्फा कॉमा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर known as डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इस तरह हम लोग रिजॉल्व कर रहे हैं 3 डायमेंशन पे। इसका भी कुछ प्रॉब्लम करते हैं थोड़ा, ठीक, एक दो क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। देखो 3 डायमेंशन रिजॉल्व किए हैं, आर को लिखा आर एक्स आई क्या प्लस आर वाई जी क्या प्लस आर जेड के क्या, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ओवर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, अल्फा बीटा गामा यहाँ पे एंगल बना रहा है डिफरेंट एक्स वाई और जेड एक्सिस से, आर एक्स यहाँ पे हो जाएगा आर कॉस अल्फा आर कॉस बीटा आर कॉस गामा, ये मैग्नीट्यूड है आर एक्स आर वाई आर जेड का। और हम लोग यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का वैल्यू निकाले, इसी को हम लोग क्या बोले डायरेक्शन कोसाइंस। और ये भी देखें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगा, ठीक। चलो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, ठीक है। देखो इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना पड़ेगा, इसलिए बहुत जो भी किताब है उसमें जितना पढ़ाई हो रहा है, जैसे रिजोल्यूशन का हो गया, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, आज हो गया 3 डायमेंशन का, तो सवाल सब घर में प्रैक्टिस करो, डाउट जैसे होगा ग्रुप में सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप जो है, ठीक है, उस पर सेंड कर दोगे तो हम लोग उसको सॉल्व करके भेज देंगे। और ऑनलाइन जितना हो सके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डाउट, मतलब क्वेश्चंस बना के, ठीक है। तो एक हम लोग डायरेक्शंस कोसाइन का एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लो गिवन, एक क्वेश्चन देखो छोटा सा, गिवन a इक्वल टू दिया हुआ है 5y कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, तो हम लोग क्या निकालना है, फाइंड। पहले a पार्ट में पूछा जा रहा है कि मॉड ऑफ a निकालिए, ये तो दिख ही जा रहा है क्या होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये फाइंड आउट करो। और दूसरे पार्ट में क्या पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालो वेक्टर्स a का, ठीक है। तो दूसरा पार्ट में क्या है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ठीक है, ऑफ वेक्टर a, तो दो चीज निकालना है, ठीक। तो सबका बन जाएगा, सब लोग कॉपी में बना लो फटाफट, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो, कॉपी में बना लो। मॉडल कैसे निकालोगे, मॉडल निकालोगे ऐसे, ठीक है, कितना हो जाएगा ये दिख ही रहा होगा, ये होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 प्लस 16 हो जाएगा, है ना। तो दिस शुड बी इक्वल टू योर रूट ऑफ 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो कॉस अल्फा होता है
तो ये होगा x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना निकला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकला 45, x बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर देते हैं। ठीक, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 है। ठीक, x का वैल्यू 5 है और a कितना है, मैग्नीट्यूड 45 है। तो cos अल्फा क्या होगा 5 बाई 45 है कि नहीं, cos अल्फा हो जाएगा 5 बाई 45, निकालने तो सीख आ गया होगा। ठीक है, तो cos अल्फा पता चल गया होगा। इसी तरह हम लोग cos बीटा निकाल सकते हैं। cos बीटा कितना होगा y, तो y क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा 2y मैग्नीट्यूड कितना है √45, तो cos बीटा होगा 2/45। सिमिलरली हम लोग को निकालना है गामा, cos गामा निकालना है, तो cos गामा कितना हो जाएगा, ये होगा z की तरफ क्या वैल्यू है 4 है, क्या वैल्यू हो जाएगा 4/45 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा फाइंड आउट कर लिए। एक यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे, सब लोग नोट डाउन कर लो, कॉपी में सॉल्व करना। ठीक, घर में सॉल्व करना, क्लास के बाद 1-2 मिनट लेना सॉल्व करना। ठीक है, अपने अभी हम नहीं इसको बना रहे हैं, तुमको दे रहे बनाने के लिए सॉल्व करना। छोटा सा क्वेश्चन है, लिखो लिखो, बता रहे सबको। अ बर्ड, फटाफट लिखो, अ बर्ड मूव्स। अगर नहीं बनेगा तो हम इसको बता देंगे, बट ट्राई करना, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए तुमको दे रहे बनाने। अ बर्ड मूव्स विद अ वेलोसिटी, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। A bird moves with a velocity 20 meter per second in a direction making an angle of of 60 degree with the Cartesian line. Cartesian मतलब जानते हो x y z एक्सिस, विद द कार्टेशियन लाइन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं हम लोग उसको। विद द विद द, यहाँ पे कार्टेशियन लाइन नहीं होगा, ईस्टर्न लाइन है। ठीक, विद द ईस्टर्न लाइन, इसको रिपीट एक बार देख लो अच्छे से, विद द ईस्टर्न लाइन, ईस्ट के तरफ, ईस्टर्न लाइन। ठीक, एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल अपवर्ड, एंड 60 डिग्री विथ वर्टिकल अपवर्ड। एक बार इसको सॉल्व करना तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इतना पढ़ा है। डायग्राम बनाना है इसका अच्छे से, ऐसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, वर्टिकल अपवर्ड, तो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। क्वेश्चन क्या है, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर, रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर ठीक, वेक्टर in rectangular form, this is our questions। तो ये हम यहाँ पे थोड़ा सा होमवर्क देते हैं सब लोग को, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, पूछेंगे तुम मुझसे बनाए हो कि नहीं। तो सब लोग आराम से क्लास के बाद ट्राई करना, अभी नहीं करना है, क्लास के बाद आराम से ट्राई करना। ठीक है, क्लास के बाद आराम से ट्राई करना सब लोग। ठीक, तो आगे हम लोग देखते हैं, थोड़ा आगे फिर आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद। ठीक है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जो है, तो इसको ये जरूर से सब लोग ट्राई करना घर में। चलो हम लोग नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं यहाँ पे। हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक, तो मान लो कि यहाँ पर हम लोग एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं, थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बना देना। ठीक है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम लोग, सपोज ये अपना एक पोजीशन वेक्टर हो गया r1। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स वाई तो मिलेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख दो, इसका नाम दे दो तुम, P दे दो नाम, इस पॉइंट का नाम P दे दो।
ठीक है, पी यहाँ पर ऑरिजिन है तो वो दे दो। इस पॉइंट में क्या हो जाएगा, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा x1 y1, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, ठीक है, जिसका नाम है q। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा, और यहाँ से पोजीशन वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये पोजीशन वेक्टर ले लिए, इसको हम लोग ले रहे हैं क्या, r2, ये पोजीशन वेक्टर हम लोग क्या ले लिए, r2 ले लिए, ठीक है। तो हम लोग को अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो हम लोग को ये वाला मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एरो देखो ये इधर ले रहे हैं एरो, ठीक है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा आर, समझते कैसे इसको लेते हैं हम, इसको ले रहे हैं हम लोग डेल्टा आर। तो देखो तुमको हम पिछले क्लास में सिखाए थे ट्रायंगल ऑफ एडिशन, या फिर हम लोग सिखाए थे क्या, हम क्या सिखाए थे कि हेड टेल मेथड कोइंसाइड कर रहा है तो रिजल्टेंट कैसे निकाल रहे हैं। तो देखो R1 का वेक्टर जो है उसका हेड जो है वो डेल्टा आर के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ये R2 जो है हम लोग का वो क्या देगा, वो हम लोग का रिजल्टेंट देगा वेक्टर मेथड से। या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं अप्लाइंग ट्रायंगल ऑफ एडिशन इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, अप्लाई, हम लोग यहाँ पे अप्लाई क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल ऑफ एडिशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तब हम लोग लिख सकते हैं R1 वेक्टर R1, इसको जोड़ेंगे किसके साथ, वेक्टर डेल्टा आर के साथ, है ना, ट्रायंगल ऑफ एडिशन से दिस प्लस दिस गिव्स R2। तो ये हम लोग क्या दे देगा, ये हम लोग को दे देगा क्या, R2 दे देगा। तो देखो क्योंकि वेक्टर है तो हम लोग एक रूल्स फॉलो करना पड़ेगा, विदाउट रूल हम लोग इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे डेल्टा आर जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक मिनट वेटिंग रूम लोग एक सेकंड बस एक चीज लिख देते हैं, एक सेकंड रुको, हाँ कुछ यहाँ पे कुछ देखना हम लोग को। तो ये लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल R2 माइनस R1। अच्छा देखिए सर, ताकि कोई ज्वाइन नहीं कर, कोई अगर डिस्कनेक्ट होता है हाँ तो वो मैसेज ड्रॉप कर देगा, अच्छा उसको ऐड कर देंगे, ज्वाइन नहीं करेगा कोई और, नहीं कोई आके बीच में डिस्टर्ब करके क्लास चला जाता है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो अगर डिस्कनेक्ट होता है तो हम लोग को, अच्छा ठीक, कोई डिस्कनेक्ट अगर होते हैं कनेक्शन से तो एक बार मैसेज कर देना, उसको टेलीग्राम पे मैसेज कर देना तुरंत, ठीक, तो हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे। तो ये डेल्टा क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो इसी चीज को हम लोग बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, ये डिफरेंस है दो पोजीशन वेक्टर का, एक्चुअली क्या है, नथिंग बट डिफरेंस ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे क्या था, देखो अब डायग्राम में देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम्हारा x1 x1 x2 x1 y1 और x2 y2 ये दो क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पी क्यू में। तो इसके वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, क्वेश्चन वेक्टर को R1 क्या लिख देंगे, R1 अपना क्या हो जाएगा x1 i कैप, ऑब्वियस बात है, और y की तरफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 j कैप, है ना, x R1 को सॉल्व करते हैं अगर x1 i कैप और y1 j कैप। सिमिलरली हम लोग R2 को लिखेंगे, क्या दिख ही रहा होगा, बहुत बेसिक सा बात, क्या लिखेंगे R2 को, x2 i कैप प्लस y2 j कैप लिखेंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग यहाँ पे निकालते हैं डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सॉल्व करके देखो, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, यानी कि R2 माइनस R1, तो क्या लिखेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं ना, देखो ध्यान से, i कैप को कॉमन ले लेंगे तो क्या लिखेंगे, x2 हम लिख देते हैं एक बार में, x2 माइनस x1 i कैप हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप हो जाएगा। यही हम लोग को क्या मिला, यही हम लोग को क्या मिल गया, पोजीशन वेक्टर मिला, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिला, यही हम लोग क्या मिल गया, दिस एंटायर थिंग गिव्स अस, यही वाला चीज क्या मिल गया हम लोग को, यही हम लोग को मिल गया यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है डेल्टा आर का, और या फिर 3 डायमेंशन लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ देखो ये 2 डायमेंशन में किए हैं,
अगर 3 डायमेंशन में लिखते हैं हम लोग तो डेल्टा आर क्या आया था, 3 डायमेंशन लिखते तो डेल्टा आर क्या आया था, और पेन चेंज करते थोड़ा, ये पेन लिखते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन लिखते तो क्या आता है, डेल्टा आर का वैल्यू ये आता यहाँ पे x2 माइनस x1 आई कैप, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। और अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मॉड रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक। ये 3 डायमेंशन में, किसमें हो गया, इन 3D 3 डायमेंशन में, और ये 2 डायमेंशन देखे थे हम लोग, ये था इन 2D। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, फिर प्रॉब्लम इसका भी देखते हैं थोड़ा, एक दो क्वेश्चंस। चलो इसको नोट डाउन कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक, नोट डाउन कर लिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बेसिक सा बात था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ तो गए हो तो लिख भी सकते अपने से, ठीक, मेन समझना है। ठीक है, इस पे एक सवाल देखते छोटा सा, सब लोग बना ही लेगा, ठीक है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पे देख रहे हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पार्टिकल इज इनिशियली एट पॉइंट, पार्टिकल is initially at point ए कितना दिया हुआ है, 2,4,6 मीटर, ठीक, moves finally to the point B, B कितना पॉइंट है, 3 2 -3 मीटर, ठीक। राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्या निकालना है हम लोग को, राइट द इनिशियल पोजीशन वेक्टर ठीक है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कॉमा डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, फाइनल भी निकालना है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी कि एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक, चलो इसको हम लोग देखते हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चन छोटा सा, समझ गया होगा। तो इनिशियल पोजीशन सर वेक्टर रूट 86 होगा डिस्प्लेसमेंट, क्या, रूट 86 होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रूट 86 नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना, अच्छा हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है, जो क्या होगा, r1 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है ना, हाँ सर, वेक्टर चाहिए, ठीक। तो
देखो इनिशियल, देखो ध्यान से, इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, अभी जैसे समझाए थे, ये लिखोगे तुम 2i कैप, ठीक है, प्लस y की तरफ क्या है 4j कैप, देखो आराम से देखो सीख जाओगे, प्लस 6k कैप, ठीक। अच्छा, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या लिखोगे, ये अपना इनिशियल पोजीशन वेक्टर था, दिस इज आवर इनिशियल पोजीशन वेक्टर। सब लोग देखो अच्छे से लिखते रहो कॉपी में, समझ समझ के लिखो, ये होगा फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ठीक। वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी सिखाए थे कैसे निकालेंगे, ये होगा r2 माइनस r1, r2 माइनस r1 गिव्स द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिफरेंस दो पोजीशन वेक्टर का, क्या लिखोगे x1 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 2i कैप, फिर y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस 4j कैप, और -3 माइनस 6k कैप, ठीक है, -3 माइनस 6k कैप। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 9k कैप, दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को तो नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या क्या बात किया, आज हम लोग बात किए यूनिट वेक्टर, कुछ प्रॉब्लम देखे उसका, फिर हम लोग 3 डायमेंशन में सॉल्व किए, यूनिट वेक्टर को रिजॉल्व किए, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट किए, और किसी भी वेक्टर को कैसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में उसको देखिए, क्वेश्चन वेक्टर का डिफरेंस है। आगे आप लोग बहुत एक इंपॉर्टेंट थ्योरम यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, इसका फोर्थ चैप्टर में बहुत यूज होगा, या फिर जहां पे भी हम लोग को इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा, यानी कि जहां पे भी रिजल्टेंट फोर्स 0 मिलेगा किसी प्रॉब्लम पे, तो हम लोग इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैमीज थ्योरम। बेसिकली एक मैथमेटिक्स है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं लैमीज थ्योरम, नोट डाउन कर लिया शायद ये सब, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से समझो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है लैमीज थ्योरम। LAMI_PS, ठीक, लैमीज थ्योरम, एक साइंटिस्ट के नाम पे है। देखो ध्यान से, ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि किसी 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो, ठीक है, क्या कहता है कि यदि किसी 3 वेक्टर का जो रिजल्टेंट वो 0 हो, तो क्या हो जाएगा, तो एंगल हम लोग जो लिखेंगे ना, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर वो कांस्टेंट होगा हमेशा, ठीक है। इसको हम समझा देते थोड़ा कैसे होगा, इसका स्टेटमेंट का लिख लो। स्टेटमेंट क्या, इफ, ठीक है, if the resultant of 3 vector, if the resultant of 3 vectors is 0, 3 vectors is 0, ठीक, 3 vectors is 0, तो हम लोग यहाँ पे तो धीरे धीरे लिख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ये ना फास्ट लिखने से तो हैंग कर जाता है, तो तुम लोग बोल रहे हैं ओरली भी लिख सकते हो। if the resultant of 3 vectors is 0, ठीक, then the ratio of, then हम समझना कैसे होगा, then the ratio of magnitude, then the ratio of magnitude of vector to the sine of angle, to the sine of angle, between other two vector, between other
टू वेक्टर इज कांस्टेंट, तो इसको समझना कैसे हो रहा है, ये जो बताया उस स्टेटमेंट को आप समझना अच्छे से, इज कांस्टेंट। ठीक है, देखो स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज जीरो, यानी कि यदि तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो हो जाए, यानी मान लो कोई कोई बॉडी है उसमें फोर्स लग रहा है, और अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि उस बॉडी पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, तीनों फोर्स लग रहा है, तीनों फोर्स का रिजल्टेंट है नेट फोर्स जीरो, तो बॉडी तो अपने प्लेस पे रहेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो उस कंडीशन पे हम लोग लैमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक, उस कंडीशन में लोग लैमीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो देखो हम मान लो ऐसा कुछ डायग्राम, देखो मान लो यहाँ पे एक फोर्स है, देखो स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा। देखो हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे कहीं पे है, और एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सपोज एक वेक्टर यहाँ दिखा रहे हैं, ये सपोज बी कैप है, सॉरी वेक्टर बी है, ठीक, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा। अब इस यहाँ से एक वेक्टर लग रहा है जो है सी, वेक्टर सी, और सपोज यहाँ पे एक वेक्टर लग रहा है, इसका एप्लीकेशन करेंगे अभी थोड़ा, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ये ए हो गया। इस एंगल को हम लोग लेते हैं गामा, इस एंगल को लेते हैं हम लोग सपोज अल्फा। तुमको मानने कि हम अल्फा बीटा गामा नहीं मानेंगे, एबीसी मानेंगे, तब भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड मानेंगे, मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी तुमको मानना है। इसको हम मान लिए बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा ऐसे मान लिए। तो देखो लैमिस थ्योरम क्या कहता है ना, ये क्या कहता है, ए बाई साइन अल्फा, ए यहाँ पे ए दिख रहा है, साइन अल्फा दिख रहा है, ए बाई साइन अल्फा इक्वल हो जाएगा बी बाई साइन बीटा, और ये इक्वल हो जाएगा सी बाई साइन गामा के। ये एक मैथमेटिकल टूल्स की तरह है, एक्चुअली मैथमेटिक्स ही है, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह हम लोग पढ़ते हैं, तो पढ़ेंगे तो शायद पता चलेगा उसमें, और तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लैमीज थ्योरम। तो ए है, ए के ऑपोजिट साइड का एंगल कितना है, यहाँ पे अल्फा है, तो ए बाई साइन अल्फा, ये कांस्टेंट आ रहा है ना तीनों, ए बाई साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइड बाय बी बाई साइन बीटा इक्वल टू सी बाई साइन गामा, दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलो इसको समझने के लिए छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो तो एक सवाल लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक, सब लोग देखना ध्यान से। तो इस थ्योरम को नोट डाउन कर लो, लैमीज थ्योरम है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो आराम से समझो, हर तरह का सवाल को तुम बना सकोगे लैमीज थ्योरम से, कोई भी इक्विलिब्रियम का आएगा तो वेक्टर में। तो यहाँ पे क्या है, बॉब, बॉब मतलब जो पेंडुलम में लटका हुआ रहता है, छोटा सा जो बॉल होता है वो, अ बॉब ऑफ वेट ठीक है, बॉब ऑफ वेट 3 न्यूटन, वेट दिया हुआ है 3 न्यूटन, मतलब बॉब में वेट लग रहा है, mg लग रहा है 3 न्यूटन। ये बोल रहा है इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ, under the action of under the action of two string, one and two, find the tension force in the string। ठीक, डायग्राम बना दे रहा हूं, देखो ध्यान से। तो डायग्राम बना दे रहे, मान लो यहाँ पे ऐसा कोई रिजिड सीलिंग टाइप का है, ठीक, और यहाँ से पेंडुलम है, से ये वर्टिकल, ये डायरेक्शन बना दे रहे थे वर्टिकल, यहाँ पे पेंडुलम इस तरह, ठीक है, ये पेंडुलम यहाँ पे है, यहाँ पे पेंडुलम है, और ये थ्रेड है, उसका लेंथ दिया हुआ सपोज कुछ एल, ये एंगल दे दिया 30 डिग्री, ठीक है।
और यहाँ पे एक धागा और बांधा हुआ है, दो धागा, एक धागा ये और एक धागा ये, दो स्ट्रिंग है, ठीक है। ये भी सपोर्ट ऐसे फिक्स है। और नीचे क्या है, 3 न्यूटन है। देखो जो बॉल है ना, बॉब जो है वो कहीं हिल नहीं रहा है, अपनी जगह में स्टेबल है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है, अपनी जगह पे है ये। तो यानी कि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लैमिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है हम लोग का, 0 है, तो वी कैन इजीली यूज लैमिस थ्योरम हियर, ठीक। यहाँ पे रिजल्टेंट जो फोर्स है वो 0 आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो क्या देखेंगे हम लोग, जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी कि 3 फोर्स है यहाँ पे, F1, पहला फोर्स F1 मान लेते हैं, एक वेट और 2 टेंशन दिख रहा है, एक वेट हो गया, और यहाँ पे एक टेंशन दिख रहा है ना, T1 T2, टेंशन सपोज ये T1 है, ये टेंशन T2 है, और नीचे ये वेट है W, तो 3 फोर्स हो गया, ठीक है। तो F1 प्लस F2, F1 F2 और F3 मान ले रहे हैं, एक सेकंड, F2 और F3, ये तीनों का रिजल्टेंट जो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लैमिस थ्योरम क्या, अब देखो यहाँ पर हम लोग एंगल पहले लिख रहे हैं, तो इसको डायग्राम बना दे रहे हैं फिर से। इसको अगर हम F1 मान लिए, पहला जो स्ट्रिंग पे जो लग रहा है टेंशन, पहला T1 को, तो T1 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान रहे हैं, F2 मान ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे नीचे जो वेट लगा उसको F3 मान ले रहे हैं। तो समहाउ ऐसा कुछ फोर्स लग रहा है इसमें हम लोग को, तो F3 पता है 3 न्यूटन है, बाकी 2 नहीं पता है, तो बाकी 2 पता करना, ये 3 न्यूटन है, ठीक। तो देखो ये तो एंगल 90 हो जाएगा ना, दिख ही रहा है 90 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 30 दिया हुआ था, अगर ये 30 दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा, ये पूरा तुम्हारा 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल पूरा 120 डिग्री आएगा। देखो ये पूरा एंगल कितना आएगा, ये आएगा 120, ये एंगल 120 होगा, तब ये कितना होगा, 150 हो जाएगा तब पूरा ये, ठीक है, ये 150 हो जाएगा, ठीक ठीक। 360 है टोटल यहाँ पे, ये 150, ये 90, ये 30 था यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये पूरा एंगल, यहाँ पे 30 आया 90, तो 30 ये 120, यहाँ पे 90 ये, और इधर 30 देवी 30, तो 120 पूरा, इधर 90, तो 150 हो जाएगा। 3 एंगल मिल गया हम लोग को। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लैमिस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लैमिस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं आराम से, ठीक। लैमिस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे अप्लाई करके, देखो F1 के ऑपोजिट एंगल कितना 90 डिग्री है, तो लिखेंगे F1 बाई साइन 90, जैसे अल्फा किए थे उस समय, दिस शुड बी इक्वल टू योर F2 बाई, F2 के सामने क्या है 150 डिग्री है, साइन 150 डिग्री। वैल्यू सब तो पता होगा, 150 का 120 का निकालना, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में सब हुआ होगा। अच्छा 12th क्लास में वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री का अच्छे से याद रखना है, ठीक है, फिजिक्स में बहुत जरूरत पड़ेगा। 15 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, सारा वैल्यू एकदम अच्छे से होना चाहिए, 37, 53, इससे जितना भी वैल्यूज है अच्छे से सीख लेना। और ये कितना हो जाएगा F3, इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 120, ये 150 है, ठीक, क्लियर नहीं, और देख लो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो F1 हो जाएगा साइन 90 का 1 हो गया, ठीक है। F2 हो जाएगा साइन 150 का वैल्यू होता है 1/2, वो यहाँ पे वाईफाई आपका क्या नाम है सर, वीवो, क्या पासवर्ड इसको, हो गया कनेक्ट, क्या हुआ है कनेक्ट, हुआ कि नहीं, हाँ कनेक्टेड तो है। आवाज आ रहा है क्या सभी को, हाँ सर। यस सर। गया था तो वो यस थोड़ा सर। हम लोग का, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना,
स्क्रीन दिख रहा है ना सभी को? Yes, sir. अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक है, माइक बंद कर दो, देखो आगे देखो। तो ठीक है आगे देखो। तो ये 150 का वैल्यू होता है 1/2, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, F3, बंद कर दो सब लोग माइक। F3 का वैल्यू हो जाएगा sin 120 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो इसको तुम यहाँ पे देखो, ये F3 3 दिया हुआ है, F3 3 दिया हुआ है, इसके हम 3 पुट करते हैं, 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसके हम 3 पुट कर सकते हैं, ये वेट दिया हुआ था। तो इसको तुम सॉल्व कर लोगे, सॉल्व करो तो F1 मिल जाएगा, देख लो यहाँ पे F1 मिल जाएगा कितना, 2√3 न्यूटन मिल रहा है। T1 का 2√3 हाँ आ रहा है और T2 का √3। यस, F1 = 2√3 मिल रहा है और F2 = √3 न्यूटन मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दो फोर्स को कैलकुलेट कर लिए, ठीक। एक और सवाल देखते हैं, जिनका माइक ऑन होगा बंद कर दीजिए, डाउट होगा तो पूछिएगा ऑन करके। देख लो इसको कैसे सॉल्व किए हैं, बेसिक क्वेश्चन तुम लोग तुरंत कर लोगे। 3 फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ पे 0 है तो लेमिस थ्योरम यूज कर लिए, ठीक है। F1/sin 90, F2/sin 150 = F3/sin 120। इधर हम लोग F1 F2 निकाले, F3 हम लोग को दिया हुआ था। चलो अगला सवाल की तरफ मूव करते हैं हम लोग। ये भी लेमिस थ्योरम यूज करके बनाएंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, देखो इसको। यहाँ पे दिया हुआ है गिवन A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये 0 है, तीनों का रिजल्टेंट, ठीक है। आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल, हम पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहे, तुम लिख लो, बोलते जा रहे हैं। गिवन वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C = 0, इतना लिख लो जल्दी से। फिर है आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। आउट ऑफ 3 वेक्टर्स, यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इन तीनों वेक्टर में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। आउट ऑफ 3 वेक्टर 2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक ठीक है। और उसका दिया एंड, उसका क्या दिया एंड magnitude of third vector and the magnitude of third vector, magnitude of third vector, magnitude of third vector is √2 times that of either of two vector, √2 times that of, मतलब इनमें से किसी के भी √2 टाइम्स होगा जो थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, either of two vector, ठीक। either of two vector equal either of two vector have equal magnitude, पता ही होगा दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड है ही। पहले निकालना है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग निकालना है फाइंड द, तो अच्छा सवाल है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अगर ट्राई करना है तो ट्राई करो, हम भी बना ले, देखो सर यहाँ पे देख लो, आराम से देखना, ठीक है। फाइंड द एंगल्स, इस तरह प्रैक्टिस करना क्वेश्चन थोड़ा घर में। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। तो ये सवाल है, चलो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है थोड़ा देखते हैं, डायग्राम बना के पहले, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो कि इसको हम लोग एक वेक्टर ले रहे, ए वेक्टर, ये कोई वेक्टर लिए विच इज ए वेक्टर, ठीक है। इसका हेड टेल पता हो गया, ये टेल है ये हेड है,
अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एक यहाँ पे इसके हेड के साथ एक वेक्टर बी के टेल को ऐसे ऐड कर दे रहे हैं। क्लोज बनाएंगे तो क्लोज का रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। पॉलीगन लॉ भी बताएंगे कुछ देर बाद, पॉलीगन लॉ से, तो मतलब पॉलीगन लॉ की तरह ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी है और फिर इसको ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये सी मिल जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है, मतलब सी मिल जाएगा रिजल्टेंट, नहीं उल्टा जोड़ दिए। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, क्योंकि देखो a प्लस बी सी होता है, तो सी अगर ऐसे एरो लगाते, ऐसे अगर एरो लगाते तो क्या आता, दोनों का रिजल्टेंट सी आता, तब हम लोग क्या आता, a प्लस बी इक्वल टू सी के बराबर होता है। एरो तो उल्टा लगाए हैं, यानी कि हम लोग का a प्लस बी माइनस सी के बराबर हुआ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है, a प्लस बी जो है वो माइनस सी के बराबर है रिजल्टेंट, क्योंकि उल्टा वेक्टर कर दिया, यहाँ पे सी का डायरेक्शन उल्टा, ऐसे करते तो प्लस सी आता, तब a प्लस बी सी के बराबर होता, वही ट्रायंगल ऑफ एडिशन। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा तो लिख सकते हैं ना कि a प्लस बी प्लस सी ये 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है ना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल मान लेते हैं। अब मान लो इसको अल्फा मान लिया, ठीक है, इस एंगल को अल्फा मान लिया, तुम्हारा मन कुछ और भी मान सकते हो, अल्फा मान लिए, इस एंगल को बीटा मान लिए और इस एंगल को हम लोग गामा मान लिए, ठीक है। तो ये डायग्राम बना दिया क्योंकि तीनों का रिजल्टेंट को 0 करना था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a और b का मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों में से कोई एक, तो यानी कि a और b मान लिए, चलो ये भी सेम है, और c जो होगा वो आइदर √2 टाइम्स a होगा, नहीं तो फिर √2 टाइम्स b भी हो सकता है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो c जो है वो थर्ड वन √2 टाइम्स किसी एक का होगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो फिगर में देखो, अब चूंकि यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों इक्वल होगा, अल्फा और बीटा जो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, यहाँ पे देखो डायग्राम पे अल्फा इक्वल टू बीटा, यानी कि ये जो एंगल है दिस टू एंगल्स आर सेम, ठीक है, यहाँ पे ये दो एंगल को सेम लिए हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और पूरा जो रिजल्ट मतलब तीनों का समेशन है इस ट्रायंगल पे क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक। पता ही होगा, हम कल लास्ट क्लास में बताए थे जब पढ़ा रहे थे वेक्टर एडिशन वगैरह, एंगल को डायगोनल, अगर मैग्नीट्यूड सेम होगा तो डायगोनल भी अल्फा का एंगल से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा है, और अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू है वो 180 है। तो यहाँ पे इस अल्फा को हम लोग, अल्फा बीटा सेम है तो 2 अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है, 2 अल्फा लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख दिए, इसको लिख दिए 2 अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 180 के बराबर होगा। एक सेकंड रुको, 180 के बराबर होगा ये। तो यहाँ पे अगर गामा हम लोग लिखेंगे तो गामा क्या होगा, 180, हैंग कर रहा है पेन, हम धीरे धीरे लिख रहे हैं इसीलिए, पेन बहुत हैंग करता है एक्चुअली, लॉन्ग टाइम से लिखने से हैंग कर जाता है कभी कभी। 180 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, तो गामा निकाल लिया। अब तुम क्या करोगे, अब इतना इजीली सॉल्व करने के लिए हम लोग को लैमीज थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, ठीक। चलो हम लोग लगाते हैं लैमीज थ्योरम। हम लोग अल्फा गामा, अल्फा का वैल्यू गामा का इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल लिए। अब हम लोग यहाँ पे लैमीज थ्योरम लगाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं अप्लाई लैमीज, शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, लैमीज थ्योरम क्या लिख देंगे, यहाँ को जगह a डिवाइड बाई सर साइन अल्फा, कॉस अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, हाँ साइन अल्फा, ठीक है, साइन एंगल रखते हैं, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, c बाई साइन गामा, उसका ऑपोजिट देख लो गामा है, ठीक है, तो a बाई साइन अल्फा लिख दो, आराम से लिखो कॉपी में खुद से, ठीक है, और c का वैल्यू कितना है, c का √2 टाइम्स a है ना, ठीक है, √2 टाइम्स a है, पहले ही हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक सेकंड, बहुत हैंग कर रहा है पेन, हम धीरे धीरे लिख रहे हैं। और ये हो जाएगा कितना, एंगल निकाल लिया गामा, क्या होगा, साइन ऑफ 180 माइनस 2 अल्फा। अब जानते हो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, सब लोग पता होगा, ठीक है, तो ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा a का कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है, तो लिख लो 1 बाई साइन अल्फा
इक्वल टू √2 बाई साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो √2 बाई साइन 2 अल्फा हो जाएगा, साइन 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री में, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसको ब्रेक कर देते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे साइन अल्फा और यहाँ पे √2 और साइन 2a को ब्रेक करते हैं हम लोग। एक सेकेंड, बहुत ज्यादा ये हैंग कर रहा है, हम यहाँ लिख रहे रहेगा, यहाँ आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में तो आ रहा होगा। तो 1 बाई साइन अल्फा, साइन इधर 1 बाई साइन अल्फा बचा, इधर क्या होगा √2 बाई साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा लिख देंगे। ठीक, तो यहां से साइन अल्फा, यहां से ये साइन अल्फा और यहां से ये साइन अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ 1 बचा, इधर क्या बचेगा √2 बाई 2 और कॉस अल्फा बच जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ से वो कॉस अल्फा मिल जाएगा, तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा तब, कॉस अल्फा हो जाएगा 1/√2 2 बाई 2, √2 बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई √2, तो यानी कि अल्फा कितना हो गया 45 डिग्री, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। तो बीटा भी कितना होगा 45 ही होगा, अल्फा 45 हो गया और हम लोग को बीटा भी मिल जाएगा 45, बीटा भी मिल जाएगा कितना, बीटा भी मिल जाएगा यहाँ पे 45 डिग्री, और गामा कितना होगा, गामा होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो गामा कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 45 45 90 को 180, तो गामा भी मिल जाएगा यहाँ पे हम लोग को 90 डिग्री। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लिए, इस डायग्राम में देख लो, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो है वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए। ठीक, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल लगा चाहिए, तुमसे वेक्टर के बीच का एंगल पूछ रहा था, तो हम क्या सिखाए थे, यहाँ ध्यान दो जल्दी से सब लोग, यहाँ ध्यान दो। जब हम लोग वेक्टर का हेड तो किसी वेक्टर बी के टेल के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये वाला एंगल हो जाता है, जो आउटर यहाँ पे एंगल लेते हैं, ये वाला एंगल, ये लेते हैं वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं हेड टेल मेथड, इसको हम लोग थीटा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये अगर निकाल लिए अल्फा, गामा निकाल ली, ये वाला गामा था ना, हाँ, ये अगर गामा निकाल लिए हैं तो हमको ये एंगल भी मिल जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल मिल जाएगा, 180 माइनस गामा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली क्या लिख रहे हैं हम लोग, एक एक करके लिखते हैं, आंसर देखो ध्यान से, क्या हुआ, अच्छा ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक एक करके वैल्यू लिख रहे हैं। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो डायग्राम में पूछा डाउट हो तो पूछो। ठीक है, वेक्टर दिख ही रहा होगा, एंगल बिटवीन, वो तो हम लोग वहां से अल्फा बीटा गामा निकाल लिया, हम लोग को क्या चाहिए, एंगल बिटवीन ए और बी चाहिए, हेड टू कोइंसाइड। बताइए कौन सा एंगल लेते हैं, क्लास पिछला पिछला वाला क्लास में देखा था, हो जाएगा 180 माइनस गामा। ठीक है, तो गामा कितना था, गामा भी अपना 90 ही आया था, तो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, कैंसर 90 आ जाएगा, और फिर हम लोग को चाहिए सिमिलरली एंगल बिटवीन बी और सी चाहिए, एंगल बिटवीन हम लोग को चाहिए बी एंड सी, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 180 माइनस अल्फा, सिमिलरली 180 माइनस, सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो देखो 180 माइनस अल्फा, अल्फा कितना था हम लोग का 45, तो कितना आ जाएगा 135 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 135 डिग्री हो जाएगा, 35। और सिमिलरली हमको चाहिए एंगल बिटवीन सी और ए चाहिए, ठीक, सी और ए चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस बीटा, यानी कि 135 डिग्री हो जाएगा ये भी। ठीक, हम लोगों ने ये सारा एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये एंगल मिला हम लोग को, ये मिला और ये मिल गया, बाकी हम लोग अंदर अल्फा बीटा गामा भी निकाल लिए।
तो इतना इजीली इसको फाइंड आउट कर पाए क्योंकि हम लोग लैमिस थ्योरम यहाँ पे यूज कर लिए, ठीक है। अब आराम से वो लैमिस थ्योरम फाइंड आउट किए क्योंकि इक्विलिब्रियम टोटल 0 आ रहा था नेट फोर्स, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से, समझ ही गए हो शायद, डायग्राम से बना लो, नोट डाउन कर लो, ठीक। आगे देखते हैं। आगे की चीज बताना है आज, थोड़ा सा टाइम है हम लोग के पास, 10 मिनट एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, ठीक है। तो घर में इन सबको जरूर रिवाइज करना, बहुत सारा सवाल बन जाएगा जहां तक पढ़ाए हैं। जो भी किताब है तुम लोग के पास, जो भी किताब है अवेलेबल अभी 11th का, या फिर क्वेश्चंस ऑनलाइन पे है अवेलेबल, जो हम लोग का मेगा एग्जाम्स का साइट है उसमें भी क्वेश्चन बहुत सारे वेक्टर के हैं, तो वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बोलो सर रेफरेंस बुक कौन सा होगा? क्या रेफरेंस बुक कौन सा लेना है? यस सर, रेफरेंस बुक। रेफरेंस बुक तो एससी वर्मा पढ़ो अभी फिलहाल, बहुत अच्छा बुक है, ठीक है। एससी वर्मा बेस्ट बुक है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। और इसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है स्मार्ट टिप का जो साइट वगैरह तो मिला होगा तुम लोगों को, उसमें जो क्वेश्चन अवेलेबल उसको भी बना सकते हो, लेकिन एससी वर्मा पढ़ो, एससी वर्मा बहुत अच्छा बुक है। थोड़ा सा मतलब उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत बढ़िया मिलेगा एक्सरसाइज में, और 1 बाय 1 कंसेप्ट क्लियर होगा उसमें। से कैरम बोर्ड का क्वेश्चन सब है कि हम लोग रिजॉल्व करना है, तो देखना वो सब बना के। मॉस्किटो नेट्स के क्वेश्चन मिलेगा, नहीं बनेगा तो सब पूछना जरूर डाउट में, मतलब ग्रुप में पूछ लेना। एससी बुक एक सब लोग खरीद लेना, बहुत अच्छा भी है प्रैक्टिस के लिए, उसको पूरा बनाओ। जैसे मैथमेटिकल टूल्स पढ़े हो उससे भी एससी वाला सवाल बना सकते हो। वेक्टर में अभी ज्यादा तो नहीं मिलेगा वेक्टर अभी तक, लेकिन हाँ तब भी मिल जाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशंस, ठीक है। शुरू में 10-15-20 क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन वगैरह पढ़ेंगे आगे, और हम भी क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारा, एससी का भी कुछ सिलेक्टेड प्रॉब्लम करा देंगे, और साथ में तुम लोग को कुछ डीपीपी टाइप का कराएंगे, ठीक है। डीपीपी टाइप का कराएंगे, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वो भी थोड़ा बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम रहेगा, वो सब कराएंगे। सब लोग जरूर से एससी वर्मा बुक ले लेना, ठीक है। एससी वर्मा रिकमेंड कर दे रहे हैं यहाँ पे, तो एससी वर्मा ले सकते हो, एससीबी वॉल्यूम 1, ठीक है। ये सबसे अच्छा है इनिशियल प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा तुमको जो भी क्वेश्चन मिलता है कोचिंग से वो सब तुम बनाओ, ठीक है। बट ये तो जरूर लेना, इसको लेना एकदम जरूरी है, मस्ट, ठीक है। एससीबी ले लेना वॉल्यूम, बस इतना ही लो, इसके अलावा कुछ मत लेना भी ज्यादा, बाकी बहुत क्वेश्चन वो मिलेगा। और एनसीईआरटी तो है ही तुम्हारा, तो उसको एक बार एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करना, उसमें लिखा हुआ लैंग्वेज से बहुत अच्छा होता है उसमें, लेकिन मोशन इन द प्लेन में दिया हुआ वेक्टर दूसरे चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आगे हम लोग एक टॉपिक बचा है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं पॉलीगन ऑफ, हाँ बोलो सर हाँ हाँ। वहाँ पे √2/2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा कैसे हुआ? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में शायद पढ़े हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2 थीटा को लिखते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इस तरह लिखे यहाँ पे, देखो इसी को लिखे हैं, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, इसी को यहाँ पे लिखे हैं। साइन 2 अल्फा था ना, तो 2 sin अल्फा cos अल्फा, साइन 2 थीटा को तो इसको नोट डाउन कर लो बगल में, ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई हुआ है तो ये जरूर बताएंगे सर, या फिर ये देखना, ये होता है फॉर्मूला साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ठीक है। साइन a प्लस बी का, cos a प्लस बी का, साइन a माइनस बी का, सारा फॉर्मूला एक जगह लिख लेना कॉपी में, ठीक है। कोई भी किताब में मिल जाएगा, या सर पढ़ा होगा तो वीडियो देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री में ये सारा फॉर्मूला तुमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, फिजिक्स में हर जगह जरूरत पड़ेगा। साइन c प्लस डी, ठीक है, cos c प्लस डी, सारा फॉर्मूला यूज होता रहेगा। इसीलिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज और रेशियो है, इन सभी को पूरा याद होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम बनाएंगे एक एक स्टेप में यूज होगा, तो हड़बड़ाने का जरूरत नहीं, आराम से एक कॉपी में लिख लेना और उसको याद करना थोड़ा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है वो सब अच्छे से याद कर लेना, बार बार जरूरत पड़ेगा। तो समझ में आ गया, यहीं से लिखे थे। अच्छा एक टॉपिक बचा हुआ, उसको हम लोग कर लेते हैं आज, ठीक है। थोड़ा सा टाइम है अभी, कितना टाइम में से है क्या? 4:30 तक क्लास है ना? यस सर। कितना टाइम हो गया? 4:25 25 हो गया। अच्छा ठीक है, तब आप लोग को तो टाइम लगेगा। पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन बताना था, ठीक है। तो अगले ही क्लास में बताएंगे।